नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम लेके आए हैं एक नया एमसीक्यू वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे विद रैशनल। और ये एमसीक्यू जो है वो कुछ मिक्स टाइप के एमसीक्यू है, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू है। ये वो एमसीक्यू है जो कुछ प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछे हुए हैं। तो हम बात करते हैं हर एक क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्रिएट कर पाए। सबसे पहला, नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम द पंचर वुंड। पंचर वुंड हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स यूज टू कंट्रोल द आर्टीरियल ब्लीडिंग। आर्टीरियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज यूज करेगी? फर्स्ट दिया हुआ है प्रेशर एट द पंचर साइट, एप्लीकेशन ऑफ ए टूर्निकेट, प्रेशर पॉइंट मसाज और प्रेशर ड्रेसिंग। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक पेशेंट है जिस पेशेंट को वहां पे ब्लीडिंग हो रही है पंचर वुंड से, और आर्टीरियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या चीज यूज करेंगे? एज ए नर्स जो है कंट्रोल करने के लिए क्या चीज आप वहां पे यूज करेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने, कई जनों ने सही भी जवाब दिया है कि जब भी हमें ब्लीडिंग को रोकना होता है वी हैव टू अप्लाई ए डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर आपको अप्लाई करना पंचर साइट के ऊपर, और डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को आप वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एज ए नर्स। टूर्निकेट, प्रेशर पॉइंट मसाज और प्रेशर ड्रेसिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। सो ए इज द करेक्ट वन। जब भी आपको ब्लीडिंग का कोई क्वेश्चन बने, वुंड ब्लीडिंग का हो, हेमरेज हो रहा हो, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स reinforce after a teaching session as the most important lifestyle modification for a patient who is aged 59, 5'11" is the height and weight is the 280 pound और hypertensive है। तो क्या इंपॉर्टेंट जो है वहां पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा? तो उम्र 59 साल है, कोई बात नहीं। हाइट भी इसका ठीक है, लेकिन वजन 280 पाउंड। 280 पाउंड जो है वजन, बहुत ज्यादा वजन है। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 100 किलो के आसपास ये वजन है। तो ये बहुत ज्यादा है। ये पेशेंट मतलब ओबीज है, कहने का मतलब है, और हाइपरटेंसिव है। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण होता है हाइपरटेंशन का। ऑप्शन देखिएगा, हम उसके वेट को रिड्यूस करेंगे, हम उसके साल्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम उसके जो है पोटेशियम के इंटेक को इंक्रीज करेंगे, या हम उसके अल्कोहल के इंटेक को डिक्रीज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब आप जवाब देते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन को फोकस करके हम कर देते हैं कि साल्ट इंटेक को कम करेंगे। पर ये जवाब खोटा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन ने पूछा है जवाब उसका देना है। यहाँ कहीं साल्ट का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, इसने जिक्र किया है वजन का, और वजन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हाइपरटेंशन का शायद कारण ओबेसिटी है। तो हमें ओबेसिटी को ही कम करना पड़ेगा, हमें वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। वजन को कम करके हम इस मरीज के अंदर जो है ओबेसिटी को कंट्रोल करके हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन एज ए प्रायोरिटी एक्शन व्हेन केयर ए पेशेंट विद प्लेटलेट काउंट ऑफ 23,000। 23,000 जब प्लेटलेट काउंट होते हैं तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाते हैं। इसका मतलब हमारा जो पेशेंट है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ में है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट में क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर देंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे एक एंटीकोएगुलेंट ऑर्डर का, आप प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट को इंजरी से, आप एनकरेज करेंगे पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ड्रिंक करने के लिए, आप कोई नेसेसरी एक्शन वहां पे नहीं लेंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे लिए हुए हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो देखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला मरीज जो होता है हमेशा ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। किसकी रिस्क पे होता है? ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग होने की पूरी संभावना है। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंजुरी से। अगर इंजुरी कोई हो गई तो पेशेंट को वापस ब्लीडिंग हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी। इससे ब्लीडिंग की रिस्क कम हो जाएगी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो पेशेंट है उसमें हम उसकी मदद कर पाएंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंटीकोगुलेंट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे आंसर गलत साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, और स्मोकिंग की हिस्ट्री जो है वो उस पेशेंट की इस तरीके से लिखी हुई है कि वो 2.5 पैक जो सिगरेट है वो पर डे लेता है 10 साल से। 10 साल से 2.5 पैक पर डे। तो इस हिस्ट्री को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? ऑप्शन लिखा हुआ है कि स्मोक सिगरेट 10 ईयर, 2.5 साल पैकेट पर डे, 12.5 पैकेट ईयर स्मोकिंग, और 25 पैकेट ईयर स्मोकिंग। तो ये इस डाटा में दो चीज है, एक तो पैक है और एक जो है ईयर है। तो हम ईयर को पैक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25
पैक ईयर आ जाएगा, 25 पैक ईयर। अब आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन में 25 पैक ईयर लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 पैक ईयर। तो इस स्मोकिंग हिस्ट्री हम इस तरीके से डिनोट करेंगे कि 25 पैक ईयर, 25 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री। तो डी इज द करेक्ट वन। Which term should be used to document the musical sound that is generated by airflow through the narrow airway? नैरो एयरवे की वजह से जो म्यूजिकल साउंड जनरेट होता है उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रेकल, वीज, फ्रिक्शन रब और स्टाइडर। तो देखिएगा म्यूजिकल साउंड जो होता है वो वीजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड कहलाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। आप बहुत ही सही डायरेक्शन के अंदर है कि वीजिंग साउंड जो होता है और वीजिंग साउंड जो होता है वहां पे देखने को मिलेगा। वीजिंग साउंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है अस्थमा को, इंडिकेट करता है अस्थमा को, अस्थमा वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। क्रैकल जो होता है वो हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है कंजेशन जब हार्ट में बढ़ता है उस समय देखने को मिलता है। फ्रिक्शन रब जो होता है वो प्लूराइटिस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, प्लूराइटिस या प्लूरेसी में फ्रिक्शन रब होता है। और स्टाइडर जो होता है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है, जब एयरवे में कहीं रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तब वहां पे स्टाइडर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वीजिंग। जो म्यूजिकल साउंड है, विस्लिंग साउंड है, अस्थमा में देखने को मिलेगा, वो वीजिंग है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वीजिंग। Which laboratory results should alert the nurse to perform further assessment on a patient admitted with respiratory distress? कोई मरीज अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में जो है भर्ती हुआ है तो क्या फर्दर असेसमेंट आप वहां पे करेंगे इस मरीज के अंदर? क्या रिजल्ट है वो आपको बताएगा कि और असेसमेंट की जरूरत है, मतलब मरीज के लिए घातक रिजल्ट है। CO2 उसका 50 से कम है, बाइकार्बोनेट 27 से कम है, PaO2 90 से कम है और SpO2 90 से कम है। तो देखिएगा PaCO2 50 से कम, नॉर्मल होता है 35 टू 45 mm ऑफ Ag। तो ये PaCO2 जो है वो नॉर्मल है, ये PaCO2 नॉर्मल है 50 से कम, इसमें कोई इंटरवेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है। बाइकार्बोनेट जो है वो 27 से कम है, नॉर्मल होते हैं 22 से 27 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो अगर 27 से कम वहां पे बाइकार्बोनेट है तो ये भी नॉर्मल है, इसमें किसी इंटरवेंशन की आपको जरूरत नहीं है। PaO2 ऑक्सीजन जो है 90 से कम है, तो 80 टू 100 जो है ये PaO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है mm ऑफ Ag में। अगर ये 90 से कम है तो ये भी नॉर्मल है, इसमें भी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो A, B और C तीनों ही नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन SpO2 कभी भी 100 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 100 से कम है परसेंटेज में तो ये अबनॉर्मल है, और इस अबनॉर्मलिटी को यहाँ पे अपने को तुरंत ध्यान देना होता है और फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। 90 से कम SpO2 हमेशा अबनॉर्मल है, ये इंडिकेट करता है मरीज हाइपोक्सिक हो रहा है। आफ्टर ए लैरिंजेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक प्रायोरिटी? लैरिंजेक्टमी तब करते हैं जब लैरिंजियल कैंसर होता है। लैरिंजियल कैंसर का प्रायर साइन जो होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। तो मरीज को लैरिंजियल कैंसर है, लैरिंजेक्टमी आप कर रहे हैं, तो जब आप लैरिंजेक्टमी कर रहे हैं लैरिंजियल कैंसर के लिए तो आपको पहले ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ता है। एयरवे को पैटर्न रखने के लिए ट्रेकियोस्टोमी क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रेकिया को ओपन करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं लैरिंजेक्टमी वाले मरीज में तो उस समय ट्रेकियोस्टोमी एयरवे जो है वो क्लियर है या नहीं है, इस बात का खास ध्यान यहाँ पे रखना होगा। एयरवे पेटेंसी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, लंग साउंड और पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्जरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको पेटेंसी की, एयरवे की पेटेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। ए करेक्ट आंसर है। लैरिंजेक्टमी वाले मरीज में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के अंदर हमेशा एयरवे पेटेंसी के ऊपर जोर दिया जाता है, और एयरवे पेटेंट होगा तभी इस मरीज के अंदर जो है ये मरीज सर्वाइव कर पाएगा, लैरिंजेक्टमी वाला मरीज। इस बात पे आपको फोकस करना है क्योंकि वहां पे लैरिंजियल एडिमा हो जाता है सर्जरी के बाद में, और उसमें उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और स्ट्रेस होने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट इन ए पेशेंट विद एम्पाइसीमा? एम्पाइसीमा वाले मरीज में क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगी? पुरुलेंट स्पुटम, डिमिन्स ब्रेथ साउंड, जनरलाइज एडिमा और डल चेस्ट। एम्पाइसेमा एक कंडीशन है जिसमें लंग्स में एयर जो होती है, एयर जो होती है वो ट्रैप होती है, और उस ट्रैप एयर के कारण बाहर की एयर जो है वो सही तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाती है, और वहां पे जो है एयर ट्रैप होने की वजह से हवा जो है उनका मूवमेंट, एयर का मूवमेंट लंग्स में प्रॉपर्ली नहीं होता और गैस एक्सचेंज में दिक्कत होती है, मरीज हाइपोक्सिक रहता है। तो डेफिनेटली एम्पाइसीमा वाले मरीज हैं जिसमें ऑलरेडी लंग्स के अंदर एयर ट्रैप है, वहां नया हवा भरने का जगह नहीं होता है, इसलिए उसकी ब्रेथ साउंड जो है वो डिमिन्स टाइप की देखने को मिलेगी, लो देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो हम उस मरीज के अंदर असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जब ऑस्कल्टेशन करेंगे तो लंग साउंड जो है वो डिमिन्स और लेस देखने को मिलेगी। पुरुलेंट स्पुटम, जनरलाइज एडिमा या डल चेस्ट पेन जो होता है वो एम्पाइसीमा से संबंधित नहीं रहता है।
नेक्स्ट है पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बीइंग टेस्टेड फॉर लंग कैंसर। एसओबी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, लंग कैंसर के लिए डायग्नोस हम करना चाहते हैं। क्या मोस्ट कंक्लूसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा अगर लंग कैंसर का पता लगाना है? ऑप्शन है चेस्ट एक्सरे से पता लगेगा, एमआरआई, स्पुटम कल्चर या बायोप्सी। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। जब भी हम किसी कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पे हम सीए किसकी बात सीए कर रहे हैं, सीए लंग्स की बात करें, कैंसर की, लंग्स के कैंसर की बात करें, जब भी हम किसी कैंसर की बात करते हैं तो बायोप्सी उसका सबसे कंफर्मेटिव और कंक्लूसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे लंग कैंसर की बात करें तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी क्या रहेगा, बायोप्सी। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लंग कैंसर के लिए कंक्लूसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है बायोप्सी। नेक्स्ट है नर्स इज कलेक्टिंग डाटा ऑन ए पेशेंट विद रप्चर अपेंडिक्स इज इन पेन, पेन में रप्चर हो गया अपेंडिक्स। कहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पेन की लोकेशन होगी, लोकेशन क्या होगी, पेन की लोकेशन क्या होगी? राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। देखिएगा एब्डोमेन जो होता है उसको हम क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, ये बीच वाला एरिया है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट है और ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। तो अपेंडिक्स का साइड जो होता है वो इसके बीच में पाया जाता है और ये एरिया राइट लोअर क्वाड्रेंट रहता है और इसी को हम राइट इलाइक फोसा भी बोलते हैं, इसी को हम मैकबर्नीज पॉइंट भी बोलते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट, मैकबर्नीज पॉइंट। और ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और ये जगह किसकी होती है, अपेंडिक्स की। अपेंडिसाइटिस के लिए हम असेसमेंट करते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट का, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंट्रल की जगह क्या दे रहे हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहा है इन्फ्यूजन फॉर्म में। क्या परफॉर्म करेंगे, जब आप परफॉर्म करें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हर 6 घंटे में, तो आप कौन सा कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट करना चाहते हैं? जिस भी मरीज को टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, उसमें हर 6 घंटे में ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन असेस कर रहे हैं आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया? तो ग्लूकोज की मॉनिटरिंग डेफिनेटली ग्लूकोज का ही पता करेगा, आइदर हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया। और टीपीएन जब चल रहा है उस समय डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो होता है टीपीएन के अंदर वो हाइपरटोनिक टाइप का होता है ना, हाइपरटोनिक टाइप का डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है और उसकी वजह से मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो वी वांट टू असेस द हाइपरग्लाइसीमिया। तो टीपीएन वाले मरीज में ग्लूकोज चेक करके हम हाइपरग्लाइसीमिया को रूल आउट करना चाहते हैं और अगर है हो रहा है तो हम उसको इंसुलिन देते हैं साथ में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन इसी मरीज में जब ये आप टीपीएन बंद कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होने की संभावना होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसके बाद में टीपीएन बंद करने के बाद में उसको 5% डेक्सट्रोज कंटिन्यू करता है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है टीपीएन के बारे में। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की हमने बात की, हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में हमने यहाँ पे बात की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव डालें और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए ताकि हम जो है एक इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने बोला था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो हम सारथी बन के कई लोगों की जिंदगी में एक उजाले का काम कर सकते हैं, उनमें एक सहारे का काम कर सकते हैं। करके देखिएगा, अच्छा लगता है तो मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो, नए एनर्जी, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।